ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। सबसे बड़ा पुण्य आप किस चीज़ को मानेंगे? आप बुजुर्ग माँ-बाप की सेवा करने को मानेंगे या आप ये मानेंगे कि बच्चों की सेवा करनी चाहिए या आप ये मानेंगे कि वो व्यक्ति जिसे संसार में वो महिलाएँ, वो लड़कियाँ, वो युवतियाँ जिन्हें संसार नहीं दिखाई देता, उनकी सेवा करनी चाहिए। अभी तक ये उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। ऐसी ही युक्तियों का हमारे समाज में हिंदुस्तान में तो खासकर महिलाओं को दोयम दर्जे पे रखा जाता है। अगर उनकी नेत्र ना हो तो उन्हें दोयम क्या पीएम दर्जे पे माना जाता है। और ऐसी महिलाओं के उत्थान के लिए, विकास के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए रमेश जी ने जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, कई साल पहले ये नेत्रहीन आश्रम महिला आश्रम स्थापित करा। आज यहाँ कई कार्यक्रम होते हैं। इस महिला आश्रम की अपनी एक लाइब्रेरी है। इस महिला आश्रम में जगह जगह के पब्लिकेशन हाउस अपनी बुक्स बेचते हैं, ब्रेल लिपि वाली। इसके अंदर कई सारे कमरे हैं जहाँ पे महिलाएं बहुत आराम से रहती है। इनके सारे खाने पीने का बंदोबस्त करा जाता है। ये सब एक लंबे सालों तक भरसक पर्यटन करके रमेश जी के द्वारा है। आइए रमेश जी के साथ, रमेश जी बहुत हाँ, पूरी पूरी प्रशंसा के साथ दोबारा हम आपके पास हाजिर है। मैं चाहता हूँ दर्शकों को सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, अपना परिचय। मेरा नाम रमेश प्रसाद सिंह है और मैं जनरल सेक्रेटरी भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद से हूँ। भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद के द्वारा रमा विहार बालाजी मंदिर के पीछे, सिग्नस हॉस्पिटल के पीछे वोकेशनल कम एक रेजिडेंशियल सेंटर है, जहाँ लगभग 35 छात्राएं यहाँ आवास अ, उनको आवास की सुविधाएं दी गई है। उन्हें कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें लाइब्रेरी की फैसिलिटी दी जाती है, उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो हमारा जो मकसद है, जो संस्था का मुख्य मकसद है, उद्देश्य है कि हम जो दृष्टिबाधित छात्राएं हैं उनको स्वावलंबी बनाएं। और स्वावलंबी बनाने के लिए कोई न कोई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग आवश्यक है, क्योंकि अब जो अभी आज का समय आधुनिक तकनीकी का समय है। तो जब तक इन बच्चों को भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आगे नहीं बढ़ सकती है। इस और इन सभी बच्चे को कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि नौकरी के बाद भी जहाँ भी ये जाएंगे वहाँ कंप्यूटर पे ही काम करना है। तो पहले ही हम लोग इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। साथ ही ये कंप्यूटर के माध्यम से हायर एजुकेशन में इनको सुविधाएं मिलती है। आजकल ई लाइब्रेरी भी है, ऑनलाइन ही बहुत सारे कम्पिटिटिव कोर्स की बुक मिल जाती है, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लास मिल जाती है। तो हम लोग इसीलिए एक कंप्यूटर लैब की स्थापना की है, और इसमें हम यहाँ पर रहने वाले सभी छात्राओं को कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही स्वाध्ययन के लिए हमने एक बड़ी लाइब्रेरी बना रखी है, और हायर एजुकेशन की जितनी भी पुस्तकें हैं सब यहाँ उपलब्ध हैं, ताकि बच्चे हायर एजुकेशन के लिए, स्वाध्ययन के लिए वे लाइब्रेरी में अध्ययन करें और अपनी जो है शिक्षा को मजबूत कर सके। इसके अलावा हम कई कार्यक्रम हर एक वर्ष में कई कार्यक्रम करवाते हैं, चाहे वो लुई बेल जयंती हो, हेलेन केलर डे हो, व्हाइट केन डे हो, विकलांग दिवस। शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पुनर्वास कैसे दे सकते हैं, उसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। इनको सामाजिक पुनर्वास के लिए जब ये रोजगार में आ जाती हैं या ये शादी के लिए कपल जोड़ लेते हैं, तो हम शादी का भी आयोजन करते हैं, ताकि उनका गाढ़े सुजीवन में जो भी आवश्यक चीजें उनको करा कर उनको भविष्य में कोई दिक्कतें नहीं हो, ये हम कोशिश करते हैं। तो हमारी संस्था इसी प्रकार से, जिसके अंदर कला है, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में, अभी हमने 30 मार्च को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिस कार्यक्रम में दृष्टिबाधित गायकों के द्वारा एक, जितने भी गायक थे वो सब विजुअली इम्पेयर्ड थे, लेकिन क्या उनके गायन क्षमता है, इतनी बेहतरीन गीत गाते हैं। भजन भजन संध्या का कार्यक्रम किया था। इसी प्रकार से हम हर एक वर्ष कवि सम्मेलन साल में 2-3 बार कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है जो दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के अंदर छिपी हुई प्रतिभा है,
चाहे वो काव्य रचना की प्रतिभा हो, संगीत की प्रतिभा हो, नृत्य की प्रतिभा हो, इन सभी प्रतिभा को निखारें। चाहे वो खेल कूद की प्रतिभा, अनु कुमारी जो राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट टीम में उसका सिलेक्शन हुआ है, केरल खेलने के लिए गई थी और वहां पर हम लोग हमारे जो भी टीम है वो मैच जीती, तो नेशनल लेवल की टीम में उसका स्थान मिला। तो हम खेल कूद के लिए भी इन बच्चे को कैसे खेल कूद में आगे बढ़ाएं, उसके लिए भी कार्य करते हैं। तो हम हमारा यही उद्देश्य था, संस्था का यही उद्देश्य था कि जितने आयाम हैं प्रतिभा को निखारने का, उन सभी आयामों को हम कैसे, इनके अंदर छिपी प्रतिभा है और उसको कैसे निखारे, इसी के लिए हम लोग लगातार कार्य करते रहते हैं। और हम इन सभी कार्यों के लिए जो भी लोग इस कार्यक्रम के सुने, वो उनसे अनुरोध है कि ब्रह्मा विहार बालाजी मंदिर के पीछे दृष्टिबाधित छात्राओं हैं तो छात्रावास हैं, वहाँ विजिट करें और जो भी उनको लगे विजिट करने के बाद वो आर्थिक सहयोग करें। मैं सभी श्रोताओं को, दर्शकों से अपील करता हूँ कि एक बार इस संस्था को जरूर विजिट करें और विजिट करने के बाद जो उन्हें लगे वो उचित सहयोग करने की कोशिश करें। मेरा फोन नंबर है 7217734467, 9013340227। उस पर संपर्क करके भी आ सकते हैं। मैं पुनः आश्रम को कितने साल होगा, वर्तमान में कितनी कन्याएं यहाँ पर मौजूद है? यहाँ 35 लड़कियां हैं मौजूद है और इस स्थल पर 2005 से छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, तो ये लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। आश्रम में क्या क्या गतिविधियां युवतियों को बिजी रखने के लिए या कार्य कुशल बनाने के लिए की जाती है? ये अभी आपको हमने बताया जैसा कि यहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग, ब्रेल लाइब्रेरी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, ये बिजी रखने के लिए इनको करवाया जाता है। अब तक लड़कियां किन किन क्षेत्रों में सफल हो चुकी है इस आश्रम की? देखिए, इस छात्रावास की छात्राएं रेलवे में जॉब कर रही है, ये भारत सरकार है, बैंक में है, पीओ, कई लड़कियां पीओ भी बनी है, टीचर है। तो यहाँ जो भी सरकारी सुविधाएं जहाँ उपलब्ध है, सरकारी नौकरियां वहाँ पे जा रही सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार की नौकरियां यहाँ के आश्रम की लड़कियों की लग चुकी है। हाँ, लग चुकी है। कितनी संस्था आपकी कितनी आश्रम में रहने वाली लड़कियों का अब तक विवाह कर चुकी है अपने तरफ से? देखिए, विवाह की संख्या लगभग, मैं समझ एग्जैक्ट फिगर तो अभी याद नहीं है, लेकिन आप फिर भी 70-75 जोड़े की शादी करवा चुकी है। संस्था के भविष्य खर्चे और भविष्य उद्देश्य क्या क्या है जिसके लिए पूंजीपतियों का सहयोग चाहिए, दानवीरों का सहयोग चाहिए? देखिए, हमारा यही उद्देश्य है कि इन बच्चे को जो भी आयाम है, सभी आयामों में इनको मजबूती प्रदान हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल कूद के क्षेत्र में हो, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, नृत्य के क्षेत्र में हो, काव्य रचना के क्षेत्र में हो, इन सभी क्षेत्रों में हम आगे करूंगा कि इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथासंभव जो भी आर्थिक सहयोग करेंगे वो इन्हीं के लाभ के लिए जाएगा, इन छात्राओं के लाभ के हित के लिए जाएगा। अंतिम सवाल पे बात खत्म करेंगे। समाज में बहुत सारे ऐसे नेत्रवान लोग हैं जो सोचते हैं कि व्यक्ति नेत्रहीन हो गया तो इसका मतलब ये दयनीय हो गया, ये सहानुभूति योग्य हो गया, ये तो बस एक चंदा मांगने के काम ही आएगा। और बहुत से नेत्रहीन भी मैंने ऐसे देखे हैं जो शायद नेत्रहीन होने के बाद सोचते हैं कि बस सड़क पे या मार्केट के किनारे खड़े होकर चंदा मांगने ही हमारा काम बच जाए। ऐसे लोगों को आप क्या समझाना चाहेंगे? देखिए, दिव्यांगता एक अभिशाप नहीं, एक दुर्घटना है और ये किसी परिवार में हो सकता है, गरीब परिवार में भी और बड़े परिवार में भी हो सकता है। ये एक दुर्घटना है और आज आधुनिक युग, तकनीकी युग जैसा कि हमने बताया, तो अब दृष्टिबाधित व्यक्ति भी आम लोगों से बेहतर काम कर सकता है।
किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए सबका विकास, जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास में दिव्यांग जन भी, जब तक दिव्यांगों का भी विकास नहीं होगा तब तक भारत का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है। इसलिए एक तो जो आम लोगों के अंदर उपेक्षा की भाव है उसे तिरस्कार करना होगा, और केवल सहयोग की, हम सहानुभूति की अपेक्षा नहीं करते हैं, कोई भी लोग सहानुभूति नहीं दिखाएं, हाँ सहयोग की अपेक्षा होती है, सहयोग करें। सहयोग चाहे वो जो जिस लायक हैं, आर्थिक, शारीरिक, जो जिस लायक हैं, मानसिक। अब हमारे बच्चे को अब रीडर की आवश्यकता होती है तो कोई पढ़ करके सुना सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा सहयोग है। कोई आर्थिक रूप से सक्षम है तो वो अर्थ प्रदान करके सहयोग कर सकते हैं। कोई शारीरिक सहयोग, कहीं बच्चे को कुछ कहीं लेकर जाना आना हो, कुछ करना हो तो उसमें सहयोग कर सकते हैं। तो ये सहयोग के कई प्रकार होते हैं, किसी भी प्रकार से सहयोग करके इनको स्वावलंबी बनाने की कोशिश की जा सकती है। तो हम यही अपील करेंगे कि आप सहानुभूति मत दिखाइए, आप सहयोगात्मक प्रवृत्ति रखिए, और ये अभिशाप नहीं है, एक दुर्घटना है। आप जो है आम व्यक्ति की तरह ही इन व्यक्तियों को भी ट्रीट करें। एक जो भाव है कि बेचारा, ये बेचारा की बात बंद होनी चाहिए। अब जो है एक विकसित राष्ट्र की ओर भारत भी अग्रसर हो रहा है, तो इस तरह की प्रवृत्ति का त्याग करना होगा, और इन्हें सहयोग के लिए आगे बढ़कर आप यथासंभव सहयोग करें कि ये अधिक से अधिक लोग स्वावलंबी हो सकें। स्वावलंबी जब होंगे तो देश के विकास में भी इनका भी सहयोग प्राप्त होगा और देश तरक्की करेगा। अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल मई जून महीनों में संस्था की तरफ से कौन कौन से कार्यक्रम की योजना है? अभी जून तक तो कोई कार्यक्रम की योजना नहीं है। हो सकता है तो 25 जून को एक कार्यक्रम करवा सकते हैं, लेकिन अभी अभी कोई निश्चित तिथि नहीं है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में कार्यक्रम करना मुश्किल होता है। 25 जून हो सकता है, कंफर्म नहीं है, 25 जून को करवा सकते हैं।